वॉरशिप रिस्टोरेशन। सीमा समुंदर किनारे अपने पति मोहन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां उसका देवर दिनेश आता है। उसे देखकर सीमा कहती है, देवर जी, कल से तुम्हारे भाई समंदर में बोट लेके गए हैं, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो। ये सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी आप चिंता ना करो, ये भैया का पहली बार है क्या समुंदर में जाने का। वो वापस आ ही जाएंगे, आप घर चली जाओ। दिनेश के समझाने पर भी वो वहां से टस से मस नहीं होती है। तब दिनेश मन ही मन सोचता है, बेचारी भाभी, इन्हें तो भैया का राज पता भी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो मछलियों का व्यापार करते हैं, पर मछलियों के आड़ में वो तो सोने की स्मगलिंग करते हैं और यही काम करने गए होंगे वो अभी भी समंदर में। लेकिन भाभी है कि भैया की चिंता में ही लगी है। दिनेश बार बार सीमा को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बात सुनती ही नहीं। इस तरह से 5 दिन निकल जाते हैं। सीमा और दिनेश वही समुंदर किनारे उसका इंतजार करते रहते हैं। तभी वहां मोहन बोट से वापस आता है। मोहन को देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है, पर मोहन उस पर गुस्सा करने लगता है। अरे सीमा, तुम क्या यहीं पर हो? तुम्हें तो बस चिंता करने का कारण ही चाहिए। अब चुपचाप घर चली जाओ, मेरा दिमाग मत खिसकाओ। इस तरह चिल्लाकर मोहन सीमा को घर भेज देता है। तब दिनेश मोहन से कहता है, अरे भैया, भाभी को तो चुप करा दिया आपने, पर मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार इतने दिन तुम कहाँ थे? अरे दिनेश, मैं अपने टापू पर जाते जाते किसी और ही रास्ते पर चला गया था। वहां मुझे एक नया टापू दिखाई दिया। वहां जाकर देखा तो एक पुराना सा वॉरशिप मिला। अब वहां से यहाँ आने में इतने दिन तो लग ही गए। अच्छा भैया, उस वॉरशिप का क्या करना है, कुछ सोचा भी है आपने? मेरे ख्याल से आपके दिमाग में तो कोई ना कोई प्लान जरूर आया होगा। हाँ दिनेश, मैं उस वॉरशिप का रिस्टोरेशन करूंगा और उसी वॉरशिप से एक बड़ा कंसाइनमेंट पूरा करूंगा। खूब पैसे मिलेंगे उससे, हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बात की खबर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मोहन को सोने की स्मगलिंग करनी थी, वो भी पुलिस से बचते हुए। दूसरे दिन ही दिनेश और मोहन फिर से बोट से उसी टापू पर जाते हैं जहां वो वॉरशिप था। वहां जाकर वो दोनों मिलकर उस वॉरशिप का रिस्टोरेशन करते हैं, उसकी फोटो निकालते हैं और सीधे नेवी ऑफिसर से मिलने जाते हैं। मोहन उस वॉरशिप के फोटो दिखाते हुए कहता है, देखिए सर, हमारे पास ये वॉरशिप है। बड़ी ही मेहनत से हमने इसका रिस्टोरेशन किया है। ये वॉरशिप तो हमारे काम का ही नहीं, लेकिन ये आपके काम आ सकता है। हम इसे बेचना चाहते हैं। नेवी ऑफिसर उस वॉरशिप को अच्छे से देखता है। वॉरशिप बहुत ही पुराना था, पर रिस्टोरेशन की वजह से उसकी हालत अच्छी दिख रही थी। इसलिए वो ऑफिसर उस वॉरशिप के बदले करोड़ों रुपए देकर खरीद लेता है। तब दिनेश मोहन से कहता है, भैया, करोड़ों की डील की है आपने, और कल इसी वॉरशिप से सोना भी सही जगह पहुंचाएंगे। उसके भी करोड़ों मिल जाएंगे आपको। आप तो सच में ग्रेट हो भैया। दूसरे दिन वॉरशिप में सारा सोना भरकर दिनेश और मोहन सोना पहुंचाने की जगह जाने लगते हैं। जहां सोना उतारना था, उसी के पास वो वॉरशिप नेवी ऑफिसर को देना था। दिनेश और मोहन उस जगह पर पहुंचते ही सोना उतारने लगते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। तब वो ऑफिसर कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे फंसाकर अपना काला धंधा करना चाहते थे। कल तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बीवी का फोन आया था मुझे। उसने ही तुम्हारे बारे में सारी बात बताई मुझे। ये सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं। दिनेश और मोहन को जेल में डाला जाता है। उनसे मिलने सीमा वहां आती है और कहती है, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक था और उस दिन मैंने तुम दोनों की सारी बात सुन ली थी। इसीलिए जब तुम दोनों वॉरशिप का रिस्टोरेशन करने गए थे ना, तो उस बोट पर मैं भी चुपके से बैठी थी। अब अपने किए की सजा भुगतो और वापस आकर अच्छा काम करना शुरू करो। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सीमा की बातों से दोनों भी अचंभित हो जाते हैं। सीमा ने उन दोनों को सुधारने के लिए ये सब किया, पर जेल से छूटने के बाद वो क्या करेंगे और कैसे सुधरेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
ओल्ड मर्सिडीज सुपर कार रिस्टोरेशन। बबन और सुरेश चाय की टपरी पर चाय पीते पीते बात कर रहे थे। तब बबन सुरेश से कहता है, अरे यार, मुझे किसी सेकंड हैंड कार वाले का पता बता, मुझे मेरी पत्नी के लिए कार खरीदनी है। अरे आज अचानक कार खरीदने के बाद दिमाग में आई तो आई कैसे? कोई खास बात है क्या? अरे हाँ रे, बीवी का जन्मदिन है आज, बस उसे खुश करना है तोहफा देके। इस तरह सुरेश बबन को लेकर एक सेकंड हैंड कार शॉप में जाता है, जहाँ से बबन एक ओल्ड मर्सिडीज खरीदता है और उसे लेकर वो घर आता है। बबन अपनी पत्नी को जन्मदिन का सरप्राइज देता है। घर के सामने मर्सिडीज देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, ये मर्सिडीज, ये क्या मेरे जन्मदिन का तोहफा है? मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे लिए लाए ये मर्सिडीज। आप कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच बबन। बस बबीता, ये नई नहीं है, सेकंड हैंड खरीदी है। अभी के लिए इसी में संतुष्ट हो जाओ, बाद में तुम्हें नई कार दिला दूंगा। अरे कैसी भी हो, पर है तो हमारी ना। और ये ओल्ड मर्सिडीज नए मर्सिडीज से भी अच्छी लग रही है। बबन बबीता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसका जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाता है। दूसरे दिन वो सभी मर्सिडीज से घूमने जा रहे थे कि तभी अचानक से मर्सिडीज का एक्सीडेंट होता है, जिसमें बबीता की मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद से बबन कोई भी कार नहीं खरीदता और ना ही घर में किसी को खरीदने देता है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। बबन का पोता अब बड़ा हो चुका था। एक बार वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, आप पुरानी बात लेकर कब तक हमें ऐसे कार खरीदने से रोकते रहोगे? अपने मन का ये डर निकाल दो। मेरे सारे दोस्तों के पास कार है और मैं भी अब नई कार लेना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? कह दिया ना, इस घर में कोई कार नहीं आएगी। मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना है वो करो, समझे? लेकिन जीते जी इस घर में कोई कार नहीं आएगी। इस तरह बबन रोहित को गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तब रोहित मन ही मन में सोचता है, अब तो मुझे वही पुरानी मर्सिडीज ढूंढ कर लाना चाहिए। दादाजी को उनके डर से बाहर लाने का यही एक तरीका है। वो जब अपनी मर्सिडीज में बैठेंगे तभी तो उनके मन का डर चला जाएगा। इस तरह रोहित बबन की मर्सिडीज को ढूंढने लगता है। एक्सीडेंट के बाद मर्सिडीज को बबन ने जंगल में फेंक दिया था, तब से वो वही पड़ी हुई थी। रोहित जंगल में मर्सिडीज को ढूंढ लेता है और वो कहता है, ये रही मेरे दादाजी की मर्सिडीज, लेकिन ये कितनी खराब हो चुकी है। जंग तो देखो कैसे चढ़ गया है इस पर। इस तरह रोहित बबन को बिना बताए वहीं पर ओल्ड मर्सिडीज का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। वो सारे पुराने पार्ट्स को अलग अलग करके नए पार्ट्स लगाता है और ओल्ड मर्सिडीज को नई मर्सिडीज सुपर कार में बदल देता है। उस कार को लेकर दादाजी के पास वो जाता है। मर्सिडीज को देखकर बबन को बबीता की याद आती है और साथ साथ रोहित पर गुस्सा भी। गुस्से से लाल पीला होकर बबन रोहित से कहता है, तुम आखिर इस मनुष्य कार को घर में क्यों लेकर आए? और मैंने कहा था ना कि कोई भी इस घर में कार नहीं चलाएगा, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? दादाजी, एक बार इस कार को अच्छे से तो देखिए मैंने इस ओल्ड मर्सिडीज कार को कैसे सुपर कार में बदल दिया है। दादी जी को याद करो और चलो मेरे साथ, हम इसमें घूम कर आते हैं। रोहित की बात सुनकर बबन अपनी ओल्ड मर्सिडीज को अच्छे से देखता है और उसका नया बदला हुआ रूप देखकर वो कहता है, बेटा, सच में तुमने इस मर्सिडीज को कितना बदल दिया है। तुम्हारी दादी की मनपसंद कार थी बेटा ये, पर उसे इस कार ने ही खा लिया। आज अगर वो जिंदा होती तो बहुत खुश होती बेटा। ऐसे कहते हुए बबन रोने लगता है। रोहित इसी बात का फायदा लेते हुए बबन को कार में बिठाता है और उन्हें घुमाने लेकर जाता है। बबन को कार में घूमने से अब अच्छा लग रहा था। उसका सारा गुस्सा भी चला गया था कि तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आती है। वो चोर के कार का पीछा कर रहे थे। सायरन सुनकर रोहित कहता है, अरे दादाजी, लगता है कोई चोर भाग रहा है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है। चलिए हम पुलिस की मदद करके चोर को पकड़ते हैं। हाँ बेटा, चलो स्पीड बढ़ाओ और आगे चलकर इन चोरों को पकड़ते हैं। चलो जल्दी से। ये हुई ना बात दादाजी, तो चलो चले। ऐसा कहकर रोहित अपनी मर्सिडीज सुपर कार की स्पीड बढ़ाता है। वो इतने तेज भागने लगती है कि कुछ ही पलों में वो चोरों के कार के सामने आ जाती है, जिस वजह से चोर अपनी कार को रोक देते हैं। चोर भागने ही वाले रहते हैं कि तभी बबन और रोहित उन्हें पकड़ लेते हैं। तब तक पुलिस भी वहां आकर पहुंचती है और चोर को पकड़ लेती है। पुलिस कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से कई दिनों के बाद ये चोर हमारे हाथ में आए हैं। वैसे तुम्हारी इस मर्सिडीज सुपर कार की बात ही कुछ और है।
हाँ क्यों ना हो, दादाजी की जो है। देखा दादाजी, आप बेवजह इतने दिन इस कार से दूर रहे। देखा आज इसकी वजह से हमने कितना बड़ा काम किया। इस तरह बबन रोहित को शाबाशी देता है और अपने पोते के साथ मर्सिडीज सुपर कार से घूमते हुए अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लेता है।